ठीक है। जो कुछ भी आप क्लास में डिफाइन करेंगे उसके दो स्कोप होंगे, या तो प्राइवेट होगा या तो पब्लिक होगा। ठीक है, या तो प्राइवेट होगा या तो पब्लिक होगा। ओके। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर कुछ भी आप लिखते हैं, डायरेक्टली जो कुछ भी आप लिखते हैं वो पब्लिक होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास के अंदर जाके यहाँ पे और एक मैं फंक्शन बना दूं, और फंक्शन बनाने के लिए जो मेरे पास कीवर्ड है वो डेफ है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफ लिख के मैं सो नाम का एक फंक्शन बना दूं। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूं प्रिंट, और यहाँ लिख दूं हेलो। ओके। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्लास, यहाँ क्लास का नाम क्या है, तो टेस्ट है। उसका कौन सा मेथड है, तो मेथड का नाम, उस क्लास के मेथड का नाम शो है। ठीक है। ओके। और ये शो किस तरह का मेथड है, तो सर पब्लिक मेथड, क्योंकि जो कुछ भी हम डिफॉल्ट बनाते हैं वो क्या होता है, पब्लिक होता है। वो क्या होता है, पब्लिक होता है। तो ये जो है ये एक पब्लिक मेथड है। ओके। पर क्या है ना कि जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, तो जैसे ये फंक्शन है, अगर हम पूछे कि इसमें पैरामीटर क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, देयर इज नो एनी पैरामीटर। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन पाइथन का होता है ना कि आप पैरामीटर रखें या ना रखें वो तो आपकी मर्जी है, पर एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जो काउंटेबल में नहीं आता है, यानी आपके जो दिए गए पैरामीटर है उसकी गिनती में वो नहीं आता है, और उस पैरामीटर को हम लोग कहते हैं सेल्फ। ये आपको लिखना पड़ेगा किसी भी क्लास में। जो मेथड बनाते हैं उस मेथड में बनाते समय आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये सेल्फ नहीं देंगे तो दिस क्लास विल प्रोड्यूस एरर। ओके। अब इसको मैं रन करा के दिखा भी दूंगा, हटा के यूज करके। अब ये सेल्फ क्या है, तो ये कहता है कि जो मेथड का जो डिफॉल्ट सेल्फ पैरामीटर, ठीक है, ये एक्चुअली क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ मतलब क्लास, करंट क्लास। सेल्फ मतलब करंट टेस्ट क्लास। ठीक है, हम इस सेल्फ के द्वारा उस टेस्ट क्लास के किसी भी डेटा और दूसरे मेथड को हम इन्वोक, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो अभी सेल्फ रखें। अब यूज करना है करें, ना करना है आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे अभी फिलहाल यूज नहीं है, इसलिए सिर्फ सेल्फ लिख के हम हेलो प्रिंट करा दिए हैं। ठीक है, अब हमको इस क्लास को यूज करना है। बस इस क्लास में हम एक ही मेथड बनाना चाहते थे, हमने एक मेथड बना दिया। अब इस क्लास को हम यूज करना चाहते हैं, तो कहता है किसी भी क्लास को यूज करना है, किसी भी डाटा टाइप को यूज करना है तो उसका वेरिएबल बनाना होगा। उसी तरह से किसी भी क्लास को यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे पी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर, पी बराबर टेस्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी क्या हो गया, पी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, हमको शो को एक्सेस करना है तो पी डॉट क्या लिख देंगे, शो लिख देंगे। सर काम हो गया। रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका आ गया हेलो। ओके। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं इसको सेल्फ को यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा। ठीक है, रन करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन जनरेट कर दिया। ठीक, और यहाँ पे लिख रहा है टाइप एरर, शो टेक्स्ट जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, और वो जो नहीं है वो यहाँ पे क्या नहीं है, सर सेल्फ नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई भी मेथड आपको बनाना होगा, आपको अपना पैरामीटर रखना है, ना रखना है। ठीक है, आप रखिए ना रखिए वो आपकी मर्जी, आपकी जरूरत। सेल्फ आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है। ओके, ये तो हुआ आपका मेथड मैंने बना दिया, पब्लिक मेथड। अब मान लीजिए हम क्लास के अंदर एक डेटा भी रखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। मान लीजिए x इज इक्वल टू 12। अब ये हम पूछे कि x किसका डेटा है। ठीक है, तो x इज द पब्लिक डेटा ऑफ क्लास, क्लास का है। ठीक है, तो सर हम अगर चाहें इसको शो में यूज करना, कि ठीक है कि यूज करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। यहाँ लिख देते हैं नंबर इज इक्वल टू
या क्लास डेटा, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं क्लास डेटा, और यहाँ पे कोमा दे देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स। अगर हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे तो फिर ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि x का मतलब हो गया लोकल डेटा। लोकल का मतलब ये x शो फंक्शन का खोजने लगेगा कि शो नाम का जो फंक्शन है उसमें x है कि नहीं। यहाँ तो कोई x है नहीं, तो ये एरर देगा। जबकि हम यहाँ x किसको लाना चाहते हैं, क्लास को। तो यहाँ फिर से आपको लिखना होगा सेल्फ डॉट क्या x। इसका मतलब हो गया कि जिस x को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो शो तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो क्लास टेस्ट का। ओके, अब हम इसको रन कराएंगे। दिस विल प्रिंट क्लास डेटा 12। क्लियर? ओके, अगर मैं मान के चलता हूं, सपोज कि यहां पे भी मैं x इज इक्वल टू 50 कर दिया, ठीक है, और यहां पे मैं लगा देता हूं एक और ब्रेक, और इसमें लिख देता हूं मेथड डेटा, और इसमें सिर्फ डाल देता हूं x। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ डॉट एक्स करेंगे तो क्लास का डाटा का वैल्यू आएगा यानी 12, और सिर्फ मेथड डेटा करूंगा एक्स तो वो सिर्फ लोकल का डेटा यानी क्या प्रिंट करेगा 50। आ गया? ओके, ठीक है। तो क्लास का डेटा क्या होता है, मेथड का लोकल डेटा क्या होता है, ये समझा दिए। क्लास का डाटा पूरे क्लास तक लाइव रहेगा, मेथड का डाटा सिर्फ मेथड तक ही लाइव रहता है, मेथड के बाहर लाइव नहीं होगा। ओके, अब सर क्लास का मेथड का डाटा तो मेथड का अपना होता है। अब अगर इस क्लास के डेटा को, जो कि एक्स है जिसमें 12 है, और जो कि एक पब्लिक डेटा है, अगर मैं बाहर में इस पी के द्वारा भी एक्सेस करना चाहूं तो सर हो जाएगा ना। कहता क्यों नहीं होगा। आप यहाँ पे प्रिंट पी डॉट क्या लिख दीजिए एक्स लीजिए, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 12। सर रन कराते हैं, आ गया पहला क्लास डाटा 12, मेथड डाटा 50, और नीचे में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इससे ये पता चला कि हम क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर मेथड कैसे होते हैं, डेटा कैसे होता है, और बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी करते हैं वो सब पब्लिक होता है, और मैंने पब्लिकली इसको यूज करके भी आपको बता दिया। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं हमको प्राइवेट करना है। सपोज कीजिए कि ये 12 क्लास का हमको प्राइवेट करना है। तो कहता है किसी को भी प्राइवेट बनाना हो, चाहे डेटा को प्राइवेट बनाना हो या उस क्लास के मेथड को प्राइवेट बनाना हो। प्राइवेट बनाने का एक ही तरीका है कि उसके पहले, उसके नाम के पहले, उस आइडेंटिफायर के पहले डबल अंडर स्कोर लगा देना। क्या लगा देना, डबल अंडर स्कोर लगा देना। तो जैसे ही डबल अंडर स्कोर लगाएंगे, पाइथन को आप ये कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट डेटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट का एक पब्लिक डेटा ना बन के अब क्या बन गया, एक प्राइवेट डेटा बन गया। ठीक है, और प्राइवेट डेटा क्लास के अंदर वैलिड होता है, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे ये लिखे हैं, ये इसको रहने देते हैं, क्लास डेटा इज इक्वल टू सेल्फ एक्स, ये ठीक तो है, लेकिन इसके पहले हमको क्या लगाना होगा, डबल अंडर स्कोर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अब ये प्राइवेट डेटा है, यहाँ एक्सेसिबल होगा। ये एक्स लोकल डेटा है, यहाँ भी एक्सेसिबल होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि प्राइवेट डेटा बाहर नहीं जाता है। इसलिए ये लाइन में एरर है, इस लाइन को मुझे हटाना होगा। अभी मैं रख के इसको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे देखिए पी डॉट के पास एरर दे रहा है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो दिस विल रिजॉल्व। आ गया? कुंदन ठीक है, कुंदन क्लास डेटा 12, मेथड डेटा 50 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हमको मेथड को भी प्राइवेट बनाना है, ठीक है, मान लीजिए हमको शो को भी प्राइवेट बनाना है, तो कहता है कि डबल अंडरस्कोर इसके पहले भी लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया, प्राइवेट मेथड हो गया, अब क्लास का हो गया। ओके, अब कह रहा है कि अगर किसी क्लास के अंदर उसका डाटा और उसका मेथड जो कुछ भी है सबको आपने अगर प्राइवेट कर दिया तो कर तो सकते हैं, पर उस पर्टिकुलर क्लास का कोई मोटो नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी क्लास होगा तो उसके उसके जो भी प्रॉपर्टीज मेथड्स हैं उनको तो एक्सेस आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा ही करना होगा, और ऑब्जेक्ट तो क्लास के बाहर डिफाइन होगा। और अगर सब कुछ आपने प्राइवेट कर दिया तो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मोटो तो बनता नहीं है, तो फिर उस क्लास का भी कोई मोटो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने टेस्ट क्लास बनाया और उसका डाटा एक्स है उसे भी प्राइवेट कर दिया, और उसका मेथड शो है उसे भी प्राइवेट कर दिया, तो जाहिर बात है कि ये जो पी डॉट शो लिखे हैं ये एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो एरर आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। जैसे अभी हम सेव करके इसको रन करा रहे हैं, देखिए एरर आ गया। ओके, तो इस क्लास का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, इस क्लास का कोई मतलब नहीं है कि आप सब कुछ बनाए और सब कुछ प्राइवेट करते। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन को हम सब चीज प्राइवेट करते हैं, मतलब जिस रूम में रखा हुआ है उसका शटर में ताला लगा के 365 दिन रखे हैं, तो फिर तो उस एटीएम को बनाने का कोई पर्पस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो प्राइवेट हम क्या करेंगे भैया, तो एटीएम को यूज करने के लिए हम पब्लिकली दे देंगे भैया कि आप अपना अकाउंट नंबर, अपना एटीएम नंबर, अपना कार्ड जो भी है वो डालिए। ठीक है, आपको मनी एंट्री कीजिए कि कितना पैसा आपको निकालना है, ये सब आप कर सकते हैं। हाँ, पैसा कहाँ रखा हुआ है, पैसा किधर है, ठीक है, लॉकर में है, वो लॉकर आप नहीं खोल सकते हैं, कैसे काउंटिंग हो रहा है वो आप नहीं जान सकते हैं, ये सब चीज हम प्राइवेटली करेंगे। लेकिन पूरा इंटायर एटीएम को ही अगर हम प्राइवेट करते हैं, मतलब हुआ कि हम शटर गिरा के ताला लगा दिए, तो फिर उस एटीएम के होने और ना होने का कोई मतलब ही नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सब चीज हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ पब्लिक रखना ही पड़ता है। ठीक है, ये आगे आपको ध्यान देना होगा, चाहे कोई भी उप्स आप क्यों ना कर रहे हो, जावा बना रहे हो, सी प्लस प्लस कर रहे हो या पाइथन। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों को प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है, और हमको इसको यूज करना है, तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, या तो हम शो को पब्लिक कर दें, या एक हम और डेफ नाम से एक और दूसरा डिस्प बना लेते हैं, ये पब्लिक रख देते हैं, और इसमें हम कॉल कर लेते हैं किसको, शो को। इसमें लिख देते हैं सेल्फ डॉट डबल अंडर इसको शो, काम हो गया। और यहाँ पे पी डॉट, इसके बजाय हम लिख देते हैं पी डॉट फिश, और रन करा लेते हैं, रन हो गया। ठीक, ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया आपका, यानी इसमें हम आपको बताएं कि प्राइवेट डाटा, प्राइवेट मेथड क्या है, सब चीज प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, कुछ पब्लिक रखना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिस्प नाम का अलग से मेथड बना लिया, जिसको मैंने पब्लिक रखा, और इसमें मैंने शो को यूज कर लिया, क्योंकि क्लास के अंदर तो चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो एक दूसरे को यूज करेगा, क्लास के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन क्लास के बाहर है। I'm from Bihar and my name is Pradeep Marsa and I was from Bihar. I'm from industry. Okay, so let's come to the next, and the next topic is the constructor. ठीक है, कि अगर क्लास ऑब्जेक्ट बनाना सीखे हैं, हाँ पैरामीटराइज भी आपको बता सकते हैं, जैसे पैरामीटराइज कैसे मेथड बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, और मान लीजिए कि हमको कोई पैरामीटराइज मेथड बनाना है। ठीक है, अब जैसे x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, और एक हम डेफ बनाते हैं इनपुट नाम का। ठीक है, सेल्फ तो होगा ही, हम इसमें दो वेरिएबल भेजना चाहते हैं m और n, और x में हम m को असाइन करना चाहते हैं और y में हम n को असाइन करना चाहते हैं। और फिर एक डेफ बना लेते हैं शो नाम से,
सेल्फ, ठीक है, और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स, और दूसरे में प्रिंट कर देते हैं, सॉरी प्रिंट होगा प्रिंट एफ, और इसमें हम कर देते हैं सेल्फ डॉट वाई, ठीक है। अब यहाँ पे टी बना लेते हैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट, और टी डॉट हम इनपुट करते हैं, और इसमें दो पैरामीटर हम भेज देते हैं 12 और 13। 12 m के द्वारा रिसीव किया जाएगा, 13 n के द्वारा होगा, और जो m का वैल्यू है वो x में स्टोर हो जाएगा, जो n का वैल्यू है वो y में स्टोर हो जाएगा, और जब हम शो को कॉल करेंगे तो वो एक्स वाई वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अल्टार 0 0 आ रहा है, अच्छा सॉरी, सॉरी यहाँ पे लगना है, जब भी क्लास का डेटा होगा सेल्फ के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरामीटराइज करने का, तो जहां पे मर्जी है अपना पैरामीटराइज बनाइए और काम कीजिए वैसे, ओके। अब क्या x बराबर 0 y बराबर 0 लिखना जरूरी है अगर आप सेल्फ डॉट एक्स बराबर असाइन कर ही रहे हैं? मैं कहता है कोई जरूरी नहीं है, आप इस दोनों लाइन को हटा भी दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पाइथन में इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम होता है, तो आप हटा भी दीजिएगा तब भी मतलब वही रहा कि x और y किसका डेटा है। भले हम डायरेक्ट रूप से यूज कर रहे हैं इनपुट के अंदर, लेकिन ये डाटा तो क्लास का है ना, क्योंकि इसके साथ सेल्फ लगा दिए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्स और वाई को समझ जाएगा जैसे ही यहाँ पे रन करा रहा है। आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 लिख के आप ये सब काम करें, या ना लिखें डायरेक्ट यहाँ से काम कर लें, एक ही बात होगा, ओके। अब आते हैं कि सर जैसे आप एक्स और वाई का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं 12 और 13 से, तो ये इनिशियलाइजेशन तो ठीक है, आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ जरूरत पड़ेगा, पड़ सकता है, तो हाँ अगर डेटा है तो इनिशियलाइज करने की जरूरत तो पड़ेगी। तो कोई ऐसा हम क्यों कॉल करें, हम क्यों इनपुट करें तो ही इनिशियलाइजेशन हो, ठीक है। हम कोई ऐसा बना लें कि अपने आप ऑब्जेक्ट बने और वो इनिशियलाइजेशन कर ले, ठीक है, या तो किसी ऑटोमेटिक वैल्यू से इनिशियलाइजेशन कर ले, या तो हमारे दिए गए वैल्यू से इनिशियलाइजेशन कर ले, ठीक है। यानी जब भी ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डेटा है उसका इनिशियलाइजेशन, ओके। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फंक्शन यूज करना होगा जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इनपुट को मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह पे ले आता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर कैसे हो, तो कंस्ट्रक्टर प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, और इसका नाम फिक्स्ड होता है, और बाकी लैंग्वेज की तरह नहीं होता है, कुछ लैंग्वेजेस में कहा जाता है क्लास नेम कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम होता है, ठीक है। यहाँ मतलब कंस्ट्रक्टर का तो वही है जो बाकी जगह पे हम सीखे या पढ़े, लेकिन जो नाम है ना वो वेरी कर जाता है, और पाइथन कहता है कि आपका क्लास का नाम चाहे कोई भी हो, कंस्ट्रक्टर जो भी बनाएंगे वो एक स्पेशल नाम से होगा जिसका नाम इनिट होगा, जिसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी 2 अंडरस्कोर, राइट साइड में भी 2 अंडरस्कोर होगा, ठीक है, ओके। और ये पैरामीटराइज भी हो सकता है और नन पैरामीटराइज भी हो सकता है, ये पैरामीटराइज भी हो सकता है और नन पैरामीटराइज भी हो सकता है। तो पहले तो हम नन पैरामीटराइज किए क्योंकि सेल्फ लिख दिया, मतलब कि हमारा कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम जाके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू 12, और फिर लिख देते हैं सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये कहता है कि ये वाला जो लाइन है इसकी तो जरूरत अब रही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो टी डॉट टेस्ट किए तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, यहां से कौन कॉल हो गया, ऑटोमेटिक, ठीक है, कॉल कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली,
वो क्लास के x में 12 असाइन कर दिया, क्लास के y में 13 असाइन कर दिया। जब हम शो को कॉल करेंगे तो वो 12 और 13 दिखा देगा, दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके साथ भी 12 और 13 दिखाएगा। मान लीजिए कि हम इसका दूसरा ऑब्जेक्ट कोई बना देंगे, p इज इक्वल टू टेस्ट बनाएंगे और p डॉट शो करेंगे तो उसके साथ भी 12 और 13 ही दिखाएगा, ठीक है। उसके साथ भी क्या दिखा रहा है, 12 और 13। तो इसका मतलब सर आपने यूनिवर्सल कर दिया कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनका डिफॉल्ट एक्स वाई जो होगा, जो डाटा होगा, वो इनिशियलाइज होगा 12 और 13 की, ठीक है। हमारी जरूरत ऐसी भी हो सकती है कहीं पे कि सबको स्टार्ट हमको 12 और 13 से करना है या 1 और 2 से करना है, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सबका इनिशियलाइजेशन अलग अलग, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सबका इनिशियलाइजेशन अलग अलग होगा तो हम यूज कंस्ट्रक्टर का ही करेंगे, लेकिन उस केस में हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना होगा। ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अब जो आपको बताने वाले हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कहता है कि अगर आपको ये दोनों वैल्यू फिक्स नहीं रखना है, बल्कि हर ऑब्जेक्ट जो अपने साथ इनिशियलाइज करना चाहता है वो वैल्यू यहाँ पे आए, तो इसको पैरामीटराइज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए m,n और यहाँ पे 12 की जगह पे डाल दीजिए m और यहाँ पे डाल दीजिए आपका क्या n। और जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं टेस्ट में तो इसमें लिख दीजिए, अगर आप इसको 10-20 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ 10-20 दे दीजिए। इसको आप 50-60 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 50 और 60 दे दीजिए। रन कराइए, पहला से 10-20 आएगा, दूसरा से 50-60। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर, जिसमें नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज दोनों बता दिए, ठीक है। अब पाइथन जो है ना वो गार्बेज कलेक्टर फीचर को रखता है, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर फीचर कहता है ना कि जब पाइथन अपने प्रोग्राम को एंड कर देता है तो जैसे ही एंड करता है उसके तुरंत बाद पाइथन का गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट होता है और उस प्रोग्राम के द्वारा यूज किए गए किसी भी मेमोरी को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्लियर कर देता है, ठीक है। यानी पाइथन के पास अपना गार्बेज कलेक्टर है, ओके। पर पाइथन में गार्बेज कलेक्टर होने के बावजूद, गार्बेज कलेक्टर मतलब कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर, जैसे आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा था, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर का अपोजिट मीनिंग डिस्ट्रक्टर रखता है। अगर कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो डिस्ट्रक्टर के द्वारा उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनने के साथ कॉल होता है तो डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट के डिलीट होने के साथ कॉल होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट कब डिलीट होता है, तो दो केस में डिलीट होता है, या तो प्रोग्राम एंड हो जाता है तो डिलीट हो जाता है, या अगर हम किसी दिए गए माध्यम से डिलीट करते हैं तो डिलीट होता है, ठीक है। यहाँ पे पाइथन कह रहा है कि अगर खुद से डिलीट हुआ तो मेरा गार्बेज कलेक्टर डिलीट हो गया, अपने आप आएगा, मेमोरी हटा देगा। तब आप उस डिस्ट्रक्टर के द्वारा क्या करना चाहते हैं वो आपका मोटोलेस हो जाएगा, यानी मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोग्राम एंड कर रहा है और एंड होते समय, यानी एंड हुआ नहीं है, एंड होते समय अगर आप ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें किसी माध्यम से, किसी दिए गए कमांड के, तो पाइथन कहता है कि तब तो उस केस में हम डिस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देंगे। क्यों? क्योंकि नियम डिस्ट्रक्टर का क्या कहता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके। तो दो शर्त पे डिलीट होगा, एक छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे डिलीट हो जाएगा, पाइथन का गार्बेज कलेक्टर आएगा डिस्ट्रक्टर का करेगा, लेकिन वहां पे वर्क क्या हुआ वो हमारे पास विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम मैनुअली ऑब्जेक्ट को निकलते समय लास्ट के समय पे अगर मैनुअली हम डिलीट करें तो डिलीट करते ही डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमने जो भी उसमें वर्क दिया है वर्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे आप कंस्ट्रक्टर इनिट से बनाते हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टर के लिए आपका एक फुल डिफाइंड कीवर्ड है जिसको हम लोग डेल बोलते हैं, डेल, ठीक है। और
इसमें आई थिंक कोई पैरामीटर नहीं होता है, सेल्फ भी नहीं हो, नहीं सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, कमेंट भी करते चलता हूँ, कंस्ट्रक्टर, और ये आपका डिस्ट्रक्टर बन गया। अब देखिए, अब अगर मैं डिस्ट्रक्टर, अब अगर मैं इसमें जाके लिखूं बाय, ठीक है, प्रिंट बाय, ठीक, तो भैया ये लाइन, ये जो लास्ट लाइन है, इसके बाद तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो टी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पी भी डिस्ट्रॉय होगा, और जब डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का रूल है कि जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ये कहता है कि मैं कॉल करूंगा, ओके। लेकिन ये कहता है कि कॉल तो भले होगा लेकिन वो आपको बाय दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कॉल अब होगा गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। अब किसके द्वारा होगा? गार्बेज कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे द्वारा हो, हम इस डिस्ट्रक्टर को देख पाए एट द एंड। तो कहता है कि फिर आपको लास्ट में मैन्युअली खुद से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि डायरेक्ट रूप से इसमें पाइथन का गार्बेज कलेक्टर यहाँ इन्वॉल्व ना हो जाए, और ताकि इससे आपका जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाए और आप उसे देख पाए कि हाँ भाई डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और वो बाय मैसेज प्रिंट किया, ठीक है। तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो कहता है जब ऑब्जेक्ट रिमूव होगा तो डेल कॉल होगा, यानी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट रिमूव होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके। ऑब्जेक्ट रिमूव कैसे होगा? गार्बेज कलेक्टर के द्वारा होगा। तो अगर गार्बेज कलेक्टर करेगा तो प्रोग्राम के एंड होने के बाद करेगा, तब तो डेल का कोई मोटो हमारे लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि हम खुद से डिलीट करें ऑब्जेक्ट को, तब तो डेल कॉल होगा। तो कहता है कि बिल्कुल होगा। तो वो कैसे होगा? उसके लिए लास्ट में हमको डेल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और इसमें लिखना होगा डेल टी, और फिर लिखना होगा डेल किसको? पी। अब ये दोनों, ये पहला डेल एक बार डेल को कॉल करेगा, डेल कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दूसरा वाला डेल भी डेल डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और दो बार हमारे पास आउटपुट में क्या मिल जाएगा? बाय बाय मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक मोटो अबाउट द डिस्ट्रक्टर, ओके। अगर ये लाइन हम नहीं लिखेंगे, इस डिस्ट्रक्टर का कोई मतलब नहीं है इस दोनों लाइन के बिना। देखिए रन करा के दिखा देते हैं, कोई मतलब नहीं। अब ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किसके द्वारा हो रहा है? प्रोग्राम के एंड होने के बाद गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। तो जब गार्बेज कलेक्टर ही डिस्ट्रॉय कर रहा है तो फिर हमारे डेल डिस्ट्रक्टर का तो कोई मोटो बनता ही नहीं, ठीक है। उसे तो हम अपने मोटो के लिए रखे हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय के साथ वो कॉल होना चाहिए। तो ये तो कह रहा है कि आप तो एंड कराने के बाद कर रहे हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो मैनुअली कीजिए, प्रोग्राम में लास्ट में रख दीजिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। डेल, अब किसी को कहीं पे जरूरी नहीं है यहीं दे, आप यहाँ पे टी डॉट शो किए हैं, यहीं पे डेल कर दीजिए आप, डेल टी, और यहाँ पे आप कर दीजिए सॉरी, ये हो गया डेल टी, और ये हो गया डेल पी। तो देखिए आ गया 10-20 बाय 50-60 बाय, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्ट्रक्टर। तो अगर आपको पाइथन में डिस्ट्रक्टर यूज करना है तो आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ओके। ओके, तो क्लास ऑब्जेक्ट बता दिए, प्राइवेट पब्लिक बता दिए, और पैरामीटराइज बता दिए, कंस्ट्रक्टर भी बता दिए, डिस्ट्रक्टर भी बता दिए, ये सब बता दिए, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग बड़ा आसान है, तो ये थोड़ा सा पाइथन में और बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। सी प्लस प्लस या जावा में आप पढ़े थे मेथड ओवरलोडिंग, तो बताए थे कि सिमिलर नेम होगा, उसके जो सिग्नेचर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, और फंक्शन को आपको अलग अलग फंक्शंस के जिनके सिग्नेचर अलग अलग हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि मैं तो इम्प्लिसिट, ठीक है, यहाँ तो एक्सप्लिसिट करके तो कुछ होता नहीं है। तो जब इम्प्लिसिट है तो बार बार क्यों? ठीक है, हम एक ही फंक्शन बना देते हैं सम,
और उसमें दो पैरामीटर रखते हैं एम और एन, भैया एम और एन जब आप इंटीजर भेजोगे इंटीजर हो जाएगा, जब आप फ्लोट भेजोगे फ्लोट हो जाएगा, जब आप कैरेक्टर भेजोगे कैरेक्टर हो जाएगा। तो आपको बार बार लिखने की क्या जरूरत है? इसका क्या मतलब हुआ कि एक डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, हम मल्टीपल आर्गुमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। दिस प्रूव द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। हाँ, अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हों तब आपको मल्टीपल फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं अगर डेफ एक सम बना दूं और इसमें सेल्फ लिख दूं, यहाँ एम लिख दूं, यहाँ एन लिख दूं, ठीक है, ओके, और यहाँ पे प्रिंट में लिख दूं एम प्लस एन, ओके, दैट्स इट, ओके। और टी बराबर हमें टेस्ट करूं यहाँ पे, और यहाँ टी डॉट में सम करूं, और मैं यहाँ पे 10-20 के लिए कॉल करूं तो भी ये वैलिड हो जाएगा। टी डॉट सम अगर मैं 10.20 के लिए करूं, 20.10 के लिए करूं तो भी वैलिड हो जाएगा। मतलब दो इंटीजर के लिए भी वैलिड हो गया, जो फ्लोट के लिए भी वैलिड हो गया। ठीक है, रन करा के दिखा देते हैं। अच्छा, सॉरी, रन हो गया। यहाँ पे आउटपुट आपको देखिए, एक में 30 दिखा रहा है, एक में 30.3 दिखा रहा है, ओके। तो ये क्या बता रहा है? क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हुआ? एक ही फंक्शन को, ठीक है, एम एन को कभी आप इंटीजर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आप फ्लोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस प्रूव द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। हाँ, ये जावा और बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है सी प्लस प्लस, क्योंकि इसी को अगर सी प्लस प्लस और जावा में करना होता तो मुझे लिखना होता है सम इंटेंट, फिर दूसरा बनाना होता है सम फ्लोट फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट का होता है, इसलिए हमें ये बेनिफिट मिल गया, ठीक है। हाँ, अगर इसमें हमको 3 पैरामीटर का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, तब तो हमें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, टी डॉट सम 10, 20, 30, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए नहीं है। तो मुझे एक दूसरा फिर सम यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है, जो कितने पैरामीटर को होल्ड करे, एम कोमा एन कोमा एम एन पी, और इसमें डालना होगा प्रिंट एम प्लस एन प्लस पी, ठीक है। अब करेंगे इस प्रोग्राम को रन, तो ये फिर अब कर जाएगा। व्हाट इज दिस? ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ चीज है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट तो वही पे है। तो ये आज इतना बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप आइएगा तो थोड़ा इसी में और बता देंगे, स्टैटिक डेटा क्या है वो सब देख लेंगे, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बता देंगे, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस यहाँ पे एक ही होता है वो सब बता देंगे। और क्या है, और इसमें फिर थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है, अगर जानते होंगे तो वेल गुड, नहीं तो थोड़ा सा उसका गाइड दे देंगे, थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग का गाइड दे देंगे, ये सब गाइड दे देंगे। चलिए, ओके।